नमस्कार बच्चों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे YouTube चैनल एबीसी स्मार्ट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, हम आज से कक्षा 12वीं की इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स हिंदी में करने जा रहे हैं। बेटा, अगर आपको फुल कोर्स हिंदी में करना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी आपको इंडियन इकोनॉमिक्स की वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। ठीक है बेटा, हम यहाँ पे हिंदी के नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो जल्दी आपको अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है। ओके बच्चों, तो अब चैप्टर शुरू करते हैं। हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। मीनिंग, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो बेटा, आपको पता है भारत की अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के समय मतलब ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के दिन बहुत बुरी हालत में थी, बहुत दयनीय स्थिति में थी। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कृषि है, औद्योगिक है, ये सब बहुत पिछड़े हुए थे, क्योंकि जो अंग्रेज थे या ब्रिटिश थे उन्होंने भारत को बहुत ज्यादा लूटा था, उसका शोषण किया था, हर जगह उनका उपनिवेश किया था। तो ये चीजों से चलते हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था जो आजादी के समय था वह बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था। वो आए तो हमारे देश में व्यापार करने के लिए थे, परंतु धीरे धीरे करके उन्होंने यहाँ पैर पसार लिए और यहाँ पे राज किया पूरे 200 सालों तक। उस 200 सालों के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था बहुत चरमरा गई थी, बहुत बेकार हो गई थी। और उसी बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के समय किस प्रकार से मतलब बेकार थी या परिचित थी, उसकी कुछ विशेषता वगैरह हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में जो हम कवर करने वाले हैं वो ये 8 टॉपिक है। उस 8 टॉपिक में से 2 टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे। पहला है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का उपनिवेशिक शोषण। ये बेटा जो उपनिवेश शोषण जो है ये अकेला भी 2 नंबर का आ जाता है। फिर दूसरा है भारत स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता कैसी थी, उस समय कृषि क्षेत्र कैसा था, औद्योगिक क्षेत्र कैसा था, हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि इंटरनेशनल जो ट्रेड था वो कैसा था, जनकीय रूपरेखा मतलब जन्म दर मृत्यु दर कैसी थी, व्यवसायिक ढांचा कैसा था, और उस समय आधारिक संरचना कैसी थी। हम इस चैप्टर में ये 8 टॉपिक को कवर करेंगे, ताकि आपको ये चैप्टर पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम इसका पहला टॉपिक करते हैं, ब्रिटिश शासन काल के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का उपनिवेशिक। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का उपनिवेशिक शोषण। बेटा, सबसे पहले आपको उपनिवेशिक शोषण के बारे में जानना पड़ेगा। उपनिवेशिक शोषण वो शोषण होता है जहां पर एक सभ्य, एक विकसित देश जो होता है वो दूसरे देश पर अपना कब्जा जमा लेता है। वहां पर उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो भी गतिविधियां होती हैं उस पे अपना कंट्रोल कर लेता है, मतलब नियंत्रण में कर लेता है, और अपनी मन मर्जी से उसको यूज करता है। जैसे ब्रिटिश शासन काल के अंदर हमारे देश के जितने भी संसाधन थे वो सारे अंग्रेजों ने यूज करे। कोयला है, लोहा है, यहाँ तक कि वो हमारा कोहिनूर हीरा भी लेके चले गए, जबकि उस पे हमारा अधिकार था, पर उन्होंने उस पे अपना अधिकार जमा लिया। उसको बोलते हैं बेटा औपनिवेशिक शोषण। उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। औपनिवेशिक की जो डेफिनेशन है वो है किसी भी विकसित और संपन्न राष्ट्रीय द्वारा अपने से पिछड़े हुए राष्ट्रीय पर, मतलब जैसे ब्रिटिश का भारत पर, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक। अब देखो सांस्कृतिक क्या चीज है। जैसे हमारे देश के अंदर आपको पता है हमारी संस्कृति अलग अलग है, परंतु अंग्रेजों की राज में हमारी संस्कृति का भी थोड़ा सा बदलाव हुआ। हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ थोड़े से खिसकने लगे थे। ठीक है ना। उस पर नियंत्रण स्थापित करता है तथा उन देशों के संसाधनों का उपयोग अपने हित के लिए करता है। मतलब जो उस देश के संसाधन थे उनका उपयोग जो है वो अपने हित के लिए करता है, अपने फायदे के लिए वो कुछ भी यूज कर सकता है। ये बेटा अकेला एक क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का पेपर में आ जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा उपनिवेशिक शोषण किसे कहते हैं। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले जो प्रॉब्लम थी वो कृषि क्षेत्र का औपनिवेशिक शोषण था। मतलब कृषि क्षेत्र के पिछड़ेपन का कारण था उसका उपनिवेश शोषण। वो क्या हुआ कि जो हमारी ब्रिटिश सरकार थी, जो
हमने अपने कृषि को 3 भागों में बाँट लिया। उसमें कौन-कौन से भाग थे? पहला था हमारा ब्रिटिश सरकार। जो ब्रिटिश सरकार थी, वो एक जमींदार और एक भूमिहीन किसान। अब बेटा देखो, उसे भूमिहीन किसान कैसे बने उसके बात करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, जितनी भी जमीन थी उसका मालिक जो है वो जमींदारों को बना दिया और कहा कि आप हमें एक फिक्स रेट पर, मतलब स्थिर दर पर हमें टैक्स देते रहेंगे। टैक्स मतलब कर देते रहेंगे, और आप अपनी मर्जी से इन किसानों से जितना मर्जी भी कर वसूल करना चाहो कर सकते हो। अब जमींदारों ने क्या कहा, जो भूमिहीन किसान थे, क्योंकि सारी जमीन किसको दे दी गई थी? जमींदारों को। जितने भी जमींदारों को जमीन दे दी थी, तो किसान जो थे वो भूमिहीन हो गए। अब जमींदार कहता था कि भाई साहब, आप यहाँ पर खेती करिए, आप मेहनत करें, आप पैसा लगाएं और खेती भी करें, और जो खेती होने के बाद वो उनसे एक मोटा कर वसूल करते थे। और ये जो मोटा कर था, ये 80% या उससे ज्यादा हुआ करता था। अब वो यहाँ से किसानों से 80% या उससे ज्यादा कर ले लेते थे, और एक मुफ्त राशि, मतलब एक फिक्स रेट पर सरकार को, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसको कर दे देते थे। अब क्या था कि भूमिहीन किसान इस पीछे जो था बहुत ज्यादा पिछड़ने लगा, और ये इसको भी कंप्लेन नहीं कर सकता था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को जब मोटी रकम मिल जाती थी कर के रूप में, तो वो उन किसानों की सुनते भी नहीं थे। और ये जमींदार जो थे, जो आपसे मोटा कर ले रहे थे, जो कर बचता था उसको किसानों के या खेतों के या अपने गांव को उद्धार नहीं करते थे। वह अपने लग्जरी आइटम, जो आरामदायक आइटम होते थे, उस पे खर्च करते थे, मतलब अपने ऊपर ही खर्च करते थे, अपनी अय्याशियों वगैरह पे। उस वजह से हमारे किसान जो था, जो कृषि जो था, वो पिछड़ता हुआ चला गया। आप कहोगे सर, इतने होने के बाद भी उसको छोड़ते क्यों नहीं थे? एक्चुअली किसानों के पास रोजगार का और कोई साधन भी नहीं था, इसीलिए बेचारे उसी खेत पर वो खेती करते थे जिस पर उनका शोषण होता था, क्योंकि रोजगार का कोई अन्य साधन नहीं था। और वही फिर वो ब्याज लेते थे, कर्ज लेते थे, और उसमें वो पिसते रहते थे। ठीक है, तो उसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, कृषि का शोषण भू राज्य से की जमींदारी प्रथा द्वारा किया गया। इस प्रथा के कारण भारतीय कृषि का शोषण किस प्रकार हुआ, ये निम्नलिखित अवलोकन द्वारा स्पष्ट होता है। जमींदारों को भूमि का स्वामी घोषित कर दिया गया। इनको भू राज्यों में सरकार को एक पूर्व निश्चित राशि देनी होती थी, देखा, और उन्हें ये स्वतंत्रता प्राप्त थी कि वे भूमि को जोतने वालों से कितनी भी चाहे राशि वसूल कर सकते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें कृषि का उपनिवेशिक में आता है। इसका दूसरा था औद्योगिक क्षेत्र का उपनिवेशिक शोषण। देखो, आजादी के समय हमारे पास इतना उद्योग तो था नहीं, ज्यादातर हम हस्तशिल्प पे ही काम करते थे, हस्तशिल्प का ही उद्योग होता था। जैसे आप क्या कहते हो, कुम्हार है, बढ़ई है, कपड़े बनाने वाले बुनकर हैं, इन्हीं का ज्यादा काम चलता था। तो जैसे जैसे ब्रिटिश सरकार का हमारे देश में व्यापार आने लगा, वैसे वैसे हमारे हस्तशिल्प का जो उद्योग था उसका भी धीरे धीरे पतन हो गया। वो कैसे हुआ कि बेटा, वो क्या करते थे, यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे और वहां से निर्मित माल लेके आते थे। जो निर्मित माल था उस पर वह टैक्स, यानी जो कर था, वो कम लगाते थे, मतलब टैक्स फ्री कर रखा था एक्चुअली। तो यहाँ पे जो तैयार माल था हमारा बेटा, वो इंडिया में आकर इतना सस्ता हो जाता था कि जो भारत में बना हुआ माल था वो महंगा लगता था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो कर हटाकर उन्हें बिल्कुल कर, मतलब एक तरह से कह दो टैक्स फ्री कर दिया था उसको। टैक्स फ्री करने के कारण जो हमारा निर्मित माल था, जो वहाँ की कह सकते हैं वहाँ का जो आयात था, वो भारत में आकर सस्ता पड़ जाता था, और भारत के लोग उस सस्ते सामान को खरीदते थे, क्योंकि वो गरीब थे, इसलिए वो सस्ते सामान को खरीदते थे। और भारत का धीरे धीरे जो उद्योग था उसका पतन होता चला गया, और भारत का सबसे बड़ा उद्योग क्या था? हस्तशिल्प था। हस्तशिल्प मतलब हाथ से बनाई हुई वाली चीजें, वो धीरे धीरे उसका पतन होता चला गया, और हमारा औद्योगिक क्षेत्र जो आजादी के समय था बिल्कुल उपनिवेशिक शोषण के खिलाफ साथ चल रहा था। जैसे लिखा है, भारत के हस्तशिल्प उद्योग की विदेशी मांग उनके निर्यात पर भारी शुल्क के माध्यम से नष्ट हो गई। मतलब जो निर्यात शुल्क लगाते थे बिल्कुल नष्ट हो गई। भारत के हस्तशिल्प उद्योग की घरेलू मांग भारतीय बाजारों में ब्रिटिश वस्तुओं के शुल्क मुक्त आय से नष्ट हो गई। मतलब एक तरह से देखा जाए
उनकी जो मांग थी वो एक तरह से नष्ट हो गई। आयात पे ज्यादा कर लगाया, मतलब टैक्स फ्री कर दिया। और अगर हम विदेशों में निर्यात करते थे तो उस पर भारी शुल्क लगा दिया जाता था। इसीलिए हमारे औद्योगिक क्षेत्र का उपनिवेशी शोषण हुआ था। अब तीसरा पॉइंट है इसके अंदर बेटा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उपनिवेशी शोषण। ये भी इसके शोषण से ही मिलता जुलता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार बेटा, ज्यादातर हमारे देश में आजादी के समय ब्रिटेन से ही ज्यादातर हमारा जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था। उसमें क्या होता था कि जो भारत से जो कच्चा माल बेटा, वो कच्चा माल तो लेके जाते थे और वहां से निर्मित माल लेके आते थे। अब क्या करा कि जो कच्चा माल ब्रिटेन जाता था उसको उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया, मतलब कर मुक्त कर दिया। और जो निर्मित माल ब्रिटेन से भारत आता था उसको भी टैक्स फ्री कर दिया। अब ये जो टैक्स फ्री करने से हमारा व्यापार तो बहुत था, परंतु इससे होने वाले लाभ को वो भारत में ना लगा के ब्रिटेन ही ले जाते थे, सारा का सारा ब्रिटेन ही लगते थे। और उसके उल्टा क्या करा कि अगर भारत कोई निर्मित माल विदेश में बेचना चाहता है, कोई भी निर्मित माल, जैसे मैंने कहा हस्तशिल्प के माल की बात कर रहे थे, तो अगर भारत से कोई निर्मित माल, तैयार माल जिसे बोलते हो, वो बाहर बेचना चाहते थे तो उस पे भारी शुल्क लगाया गया, जिसके कारण वो विदेशों में और महंगा हो जाता था और वो उसको बेच नहीं पाते थे। और अगर वो वहां से कच्चा माल लेते थे, ध्यान रखो बेटा, कच्चा माल, तो उसको उस पर भी उन्होंने भारी टैक्स लगा दिया, भारी कर प्रणाली शुरू कर दी थी, जिसके कारण वो कच्चा माल वहां से ले नहीं पाते थे। जिसके कारण हमारा जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार था बिल्कुल ही फीका पड़ा हुआ था। एक्चुअली क्यों? क्योंकि कच्चा माल जाता था शुल्क फ्री, तो ज्यादातर लोग कच्चा माल खरीदना पसंद करते थे। और वहां से निर्मित माल आता था तो वो निर्मित माल खरीदते थे, क्योंकि ये भी टैक्स फ्री था। और उसके विपरीत जब हम निर्मित माल बेचते थे तो ज्यादा टैक्स लगता था। और कच्चा माल अगर खरीदते थे, वैसे तो है नहीं खरीदते थे, पर अगर हम खरीदते थे कोई भी टेक्नोलॉजी वगैरह, उस पर भारी कर लगाया जाता था, जिसकी वजह से हम अपने देश में सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो उसमें यही लिखा हुआ है कि भारतीय बाजारों में ब्रिटिश वस्तुओं की मांग का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश वस्तुओं को शुल्क मुक्त, मतलब टैक्स फ्री आयात और कच्चे माल के निर्यात पर शुल्क मुक्त कर दिया। मतलब हम बेचेंगे तो शुल्क मुक्त है। ये विभेद मूलक शुल्क नीति के कारण था कि भारत ब्रिटेन से तैयार माल पे आयात कर और ब्रिटेन के कच्चे माल पे निर्यातक बन गया था। मतलब वहां से तैयार माल आता रहता था और कच्चा माल जो है जाता रहता था। और वैसे ही क्या था कि इसका जो प्रॉफिट था वो बेटा भारत में लगाकर वो सीधे अपने ब्रिटेन लेके चले जाते थे। उससे इतने बड़े व्यापार से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। एक्चुअली विशेषता नहीं कह सकते उसको हम, एक तरह से उसकी डिसएडवांटेज ही बोल सकते हैं, पर विशेषता दिया है तो विशेषता ही पढ़ना पड़ेगा। बेटा एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के समय बहुत पुअर थी, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई थी, क्योंकि अंग्रेज जो है हमारा बहुत ज्यादा शोषण कर रहे थे। कृषि लिया, उद्योग लिया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लिया, वो धीरे धीरे करके उसका शोषण करते जा रहे थे। तो उसकी पहली विशेषता इसमें लिखी हुई है गतिहीन अर्थव्यवस्था। बेटा गतिहीन अर्थव्यवस्था क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसकी गति जो है या तो रुक गई है या उसकी वृद्धि ना के बराबर हो रही है। मतलब वहां के रहने वाले जो लोग हैं उनकी आय में वृद्धि नहीं हो पा रही है, अगर हो रही है तो उतनी नहीं हो रही जितनी अन्य देशों की हो रही होती है। और जिसके कारण क्या होता है कि हमारे देश के जो लोग होते हैं वो धीरे धीरे गरीबी की ओर चलते चले जाते हैं। इसमें लिखा है गतिहीन अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें आय बहुत कम या कोई भी वृद्धि ना होती हो। इस गतिहीन अर्थव्यवस्था के कारण भारत की अधिकतर जनसंख्या निर्धन थी, लोगों का जीवन स्तर बहुत नीचा था, महामारी भुखमरी में बार बार होने वाली घटना थी। बेटा ये इतना नीचा था, आपको बता दें कि 1860 से लेकर 1945 तक हमारी प्रति व्यक्ति जो आय थी उसमें केवल 0.5% की वृद्धि हुई थी, जो प्रति व्यक्ति आय थी। और जबकि 1925 से लेकर 1950 की प्रति वर्ष में हमारी जो वृद्धि हुई थी, जो 1925 से लेकर जो नापी गई थी 1950 में, वो तो केवल 0.1% थी। मतलब ये कि हम इतने पिछड़े हुए थे कि हमारी जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 1% थी, जबकि 60 से 45 के
5 थी, एवरेज निकाला था, और 25 से लेकर 50 के बीच में सिर्फ 1% की वृद्धि हो रही थी। तो देखा, इतनी हमारी गतिहीन अर्थव्यवस्था थी। ठीक है। अब दूसरा है पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। भाई पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था का तो हम आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का जो शोषण था उसके कारण हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो पिछड़ी हुई थी। कोई आय नहीं था, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी, आय का कोई साधन भी नहीं था, और ज्यादातर जो है हम कृषि पे ही डिपेंड करा करते थे। तो यहाँ लिखा है कि पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है। अब प्रति व्यक्ति आय का मतलब जो आय होती है एक व्यक्ति की जो साल में नापी जाती है वो बहुत कम होती है। पर्याप्त भोजन, वस्त्र और निवास के लिए बिना जनसंख्या का अधिकांश भाग बहुत गरीब होता है, मतलब उनको रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलता है। उनको हम पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखो इसमें क्या मैं आपको कह सकता हूँ कि 1947 से 1948, मतलब आजादी के समय भारत में प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 230 रुपए थी। 230 रुपए सालाना थी, मतलब एक साल में एक व्यक्ति 230 रुपए कमाता था। इतनी गरीबी थी हमारे देश में, यानी कि एक व्यक्ति पूरे साल में 230 रुपए। इसी कारण हमारे देश की आर्थिक जो अर्थव्यवस्था थी पिछड़ी हुई थी, और ज्यादातर लोग यहाँ पे गरीब ही रहा करते थे। ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है कृषि का पिछड़ापन। कृषि बहुत बैकवर्ड थी। बैकवर्ड मतलब हम जो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, बिजली का कोई संसाधन नहीं था, कोई नई नई टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर वगैरह नहीं आए थे, थ्रेसर वगैरह नहीं आए थे। इसलिए हमारी जो कृषि थी पिछड़ेपन थी, क्योंकि वो आधुनिक खेती नहीं जानती थी, वो परंपरागत खेती करती थी। इस जब हमारे देश आजाद हुआ था उस समय लगभग 72% लोग जो थे वो कृषि में लगे हुए थे, जबकि उनका जो जीडीपी में जो उनका भाग था वो केवल 50% से भी नीचे था। मतलब एक कह सकते हैं कि 72% लोग कृषि में लगे हुए थे और जीडीपी में मात्र 50% का ही भाग उनका लगा हुआ था। जिसका कारण बेटा क्या था, हमारा उत्पादन बहुत नीची थी, निम्न मतलब बारिश पे डिपेंड करना पड़ता था, सिंचाई का कोई संसाधन नहीं था हमारे पास, और ज्यादातर हम निर्वाही खेती करते थे। निर्वाह खेती मतलब वह खेती जो हम अनाज उगाते हैं, गेहूं चावल वगैरह, जो खाने पीने के लिए काम आते हैं। उस समय हम कपास जूट नील वगैरह नहीं उगाया करते थे। तो उस समय हमारी निर्वाह के लिए खाद्यान्न उत्पादन ही मुश्किल से पर्याप्त होता था, मतलब खाने के लिए भी खेती बाड़ी इतनी नहीं होती थी कि हम अपना पेट भी भर सकें, क्योंकि भाई हमारे पास सिंचाई का कोई साधन तो था नहीं। तो सिंचाई के लिए बारिश पे डिपेंड करना पड़ता था। अगर बारिश हुई तो खेती हो जाती थी, और बारिश नहीं हुई तो खेती नहीं होती थी। इसीलिए हमारे पास जीवन निर्वाह के लिए भी खाद्यान्न जो खाने का सामान था वो पूरा नहीं पड़ पाता था। ठीक है। चौथा पॉइंट है औद्योगिक पिछड़ापन। जैसे कि पहले बता दें कि आजादी के समय हमारे पास इतने उद्योग नहीं थे जितने उद्योग आज के समय में हैं। उस समय ज्यादातर जो लोग थे वो किसान पे, जो कृषि थी उसी पे डिपेंड करा करते थे। और मेनली बात, अगर उद्योग भी थे तो वो छोटे मोटे थे, कोई भारी उद्योग नहीं था। वैसे भारत के अंदर अंग्रेजों ने रेलवे को उद्योग लेके आए थे, रेलवे वाला, परंतु वो उसे अपने लिए ही यूज करते थे, उससे भारत का कोई फायदा नहीं हुआ था। देश में आधारभूत और भारी उद्योगों की वास्तविकता में कमी थी। आधारभूत यानी कि जो बेसिकली होते हैं वो, और भारी उद्योग जैसे स्टील वगैरह की बहुत कमी थी। मशीनों का उत्पादन लगभग नगण्य था, मतलब जो मशीन वगैरह वो बनाई जाती है उसका उत्पादन तो हमारे देश में होता ही नहीं था। छोटे पैमाने के उद्योग और कुटीर उद्योग लगभग नष्ट हो चुके थे। जो छोटे पैमाने के कुटीर उद्योग थे, मतलब जो हस्तशिल्प वाले व्यापार थे, वो धीरे धीरे नष्ट हो गए थे, क्योंकि लोगों को वहां पे अब बेचने में इतना बेनिफिट नहीं हो रहा था जितना विदेशों से आए हुए माल को जो ब्रिटेन लेके आती थी वो हमें सस्ते लगते थे। अपनी पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता बड़े भाग के लिए भारतीय उद्योग ब्रिटेन से आयात पर निर्भर करता था। मतलब अगर उसको पूंजीगत वस्तु चाहिए हमारे देश को, तो वो ब्रिटेन से ही मंगाया करता था, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो मशीन को घर पे बनाए या मतलब भारत के अंदर बनाए, उसे कोई भी पूंजीगत वस्तु चाहिए, मशीन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो वो ब्रिटेन से ही आयात करता था। इसीलिए हमारा जो उद्योग था वो बहुत पिछड़ा हुआ था। नियंत्रण निर्धनता। बेटा आजादी के समय हमारे देश में बहुत बड़ी निर्धनता, एक तरह से देखा जाए बहुत बड़ा लोग जो थे वो निर्धनता के नीचे रहते थे। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि उस समय बेरोजगारी ज्यादा थी, ज्यादातर लोग किसानी पे डिपेंड करते थे, हस्तशिल्प बिल्कुल नष्ट हो चुका था। इसीलिए बहुत बड़ा जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जो था निर्धन था। और वो इतने निर्धन थे कि उनके पास 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं हो पाता था। इसीलिए उस समय उसका कोई उन्मूलन नहीं था कि गरीबी कैसे हटाई जाए।
तो हम कह सकते हैं उस समय का वो थी अनियंत्रित निर्धनता। फिर छठा है आधारिक संरचना का कम विकास। ये आधारिक संरचना होती क्या है, पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। आधारिक संरचना किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर उसकी बेसिक जरूरतों को पूरा करना, बिजली, पानी, सड़क, यातायात, डैम, ये सारे के सारे उसकी आधारिक संरचना होती है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, तो ये उसकी आधारिक संरचना होती है, यानी कि बेस होता है किसी भी देश को चलाने के लिए। पर आजादी के समय ऐसा हमारे देश में बिल्कुल भी नहीं था। आधारिक संरचना में, आधारिक संरचना का विकास जिसमें संचार, संचार मतलब न्यूज को इधर से उधर करना, परिवहन, बिजली, ऊर्जा का बिल्कुल भी, मतलब एक कह सकते हैं कि एक बिल्कुल निम्न उत्पादन होता था। बिजली थी, इतनी नहीं थी कि हम उसको टीवी वगैरह चला सके, जैसे टीवी भी नहीं था उस समय। तो ऊर्जा के संसाधन फिक्स नहीं थे कि हम ऊर्जा में क्या यूज करें, कोयला यूज करें, पेट्रोल यूज करें, बिजली यूज करें, वो भी फिक्स नहीं थे। जिसका जैसा काम चला चल रहा था। इसलिए आधारिक संरचना का विकास बहुत कम था। सड़क नहीं थी, डैम नहीं थे, वो कुछ भी उस समय नहीं था। तो अगर था भी तो बहुत निम्न था। आयात पर भारी निर्भरता। अब आयात पे भारी निर्भरता का मतलब क्या है? भाई हमारे देश के अंदर जो मशीनरी वगैरह तो बन नहीं रही थी। अगर हमें कुछ चीज चाहिए तो हमें विदेशों से मंगवानी पड़ती थी, क्योंकि उस समय ना तो दवाइयाँ होती थी, ना मशीनरी होती थी, ना कुछ ऐसी वस्तु थी जो हम खुद उत्पादन कर सके। तो ज्यादातर वस्तुओं को हम बाहर से आयात ही करा करते थे। ठीक है। तो उस पे जो क्या था कि हम हर चीज के लिए विदेशों पे निर्भर कर रहे थे कि दवाई आएगी तो ब्रिटेन से आएगी, क्या कहते हैं, कोई साइकिल आएगी तो ब्रिटेन से आएगी, कुछ भी चीज, मशीन वगैरह जो भी आएगी वो बाहर देश से ही आएगी। हमारे देश में उनका उत्पादन होता नहीं था, इसलिए आयात पर हम ज्यादातर बाहर देशों पे ही निर्भर करते थे। तो उसमें लिखा है देश को मशीनरी और उत्पादन के अन्य उपकरणों के लिए आयात पर ही निर्भर रहना पड़ता था। देश के सशस्त्र बल भी अधिकांश रक्षा उपकरणों के लिए विदेशी आयात पर ही अधिक निर्भर थे। जैसे आपने देखा ना, अभी राफेल आया था, वो राफेल जो है वो फ्रांस से आया। अभी भी हम अपने आयात नहीं कर रहे, पर धीरे धीरे करके अब हम अपने हथियार भी बना रहे हैं अपने लिए, बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। बट ज्यादातर आजादी के समय हमें विदेशों पे ही निर्भर करना पड़ता था। हम दवाई बना रहे हैं, देख लो, हमने जो कोरोना की दवाई वगैरह बना ली, अब हम आत्मनिर्भरता पे जा रहे हैं। इसके अलावा कई उपभोक्ता वस्तुएं जैसे सिलाई मशीन, दवाइयाँ, मिट्टी का तेल, साइकिल इत्यादि का भी विदेशों से ही आयात किया जाता था। मतलब हमारे पास सबसे ज्यादा चीज ये थी कि हम बाहरी देशों से ही निर्भर करते थे। ठीक है। आठवां पॉइंट है अपना सीमित शहरीकरण। अब सीमित शहरीकरण का मतलब क्या है कि हमारे देश के अंदर जो शहर थे बहुत कम लिमिटेड में थे, ज्यादा शहर नहीं थे। जैसे आज के दिन में देखा जाए तो हमारे भारत में बहुत सारे शहरीकरण हो चुके हैं, गांव भी शहरों में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। बट उस समय इतने शहर नहीं थे, और जो गांव था उसमें ज्यादा लोग रहते थे, क्योंकि उनके पास रोजगार का साधन कृषि थी, और कृषि गांव में होती थी। और इसीलिए शहरों की कमी के कारण भी बेरोजगारी ज्यादा बढ़ी हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती थी। ग्रामीण जनसंख्या के लिए कृषि बाहर अवसरों को कमी थी। मतलब ये कि वो कृषि पे ही डिपेंड थे, बाहर जाना चाहते ही नहीं थे। इसीलिए हमारी जो शहरीकरण जो था वो बहुत लिमिटेड था। उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि भारत के अंदर जो ब्रिटिश थे वो अपनी मर्जी से सारा काम करते थे। मतलब उसके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी काम थे उस पर पूर्ण रूप से हस्तक्षेप करते थे। इसलिए हमारे उस समय जो अर्थव्यवस्था थी वो उपनिवेशक अर्थव्यवस्था थी। ठीक है। आई होप आपको ठीक है। इसके अंदर स्वतंत्रता के समय कृषि का क्षेत्र, अब जैसे कि कृषि क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि स्वतंत्र जब आजादी हुई थी, आजादी के समय हमारा कृषि क्षेत्र कैसा था, कैसी रूपरेखा थी, किस तरह का विशेषता, बोलो किस में मीनिंग आर दैट, वो बोल रहा है कि भैया हमारी कृषि किस तरह की थी, वो आप बताइए कैसी थी हमारी कृषि आजादी के समय। तो सबसे पहला पॉइंट आता है निम्न उत्पादन एवं उत्पादकता। मतलब हमारे देश में जो कृषि था उस समय उसका उत्पादन बहुत निम्न हो रहा था। बिकॉज ऑफ दैट हमारे पास सिंचाई का कोई साधन नहीं था, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय, तकनीक तो बिल्कुल भी नहीं थी, और जो ऊर्जा उसमें लगती है जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह वगैरह, वो भी उस समय था ही नहीं। तो उत्पादन से अभिप्राय कुल पैदावार से है, जो पैदावार होती है वो बहुत नीचे थी। जबकि उत्पादकता तात्पर्य प्रति हेक्टेयर भूमि के उत्पादन से है। मतलब एक तो उत्पादन बहुत कम था, और प्रति हेक्टेयर यानी कि एक हेक्टेयर में कितना उत्पादन होता है वो भी बहुत कम था।
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय दोनों ही बहुत कम थे, मतलब उत्पादन भी कम था और उत्पादकता, मतलब जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कितना उत्पादन हो रहा है वो भी बहुत ही कम था। अब जैसे कि हम बात कर सकते हैं, जैसे गेहूं का 1947 यानी कि आजादी के समय उसका उत्पादन 660 था, 660 प्रति हेक्टेयर था, जो कि आज की डेट में 17-18 के अंदर उसका जो उत्पादन है वो 3,371 प्रति हेक्टेयर है। आप देख रहे हो पहले कितना था, सिर्फ 660, और आज कितना, 3,371। ये करीबन अगर देखा जाए तो 5 से 6 गुने के आसपास का ये पॉइंट बैठता है। जबकि उत्पादन कितना था उस समय, सिर्फ 64 लाख टन का उत्पादन था 1947 में, जो कि आज की डेट में 17-18 को हम काउंट करें तो ये 997 है। आपने देखा, जब वहां पे हमारा उत्पादन जो था वो सिर्फ 64 लाख टन था, जो आज की डेट में 17-18 के अंदर 997 है। इतना उत्पादन बढ़ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि आजादी के समय हमारा जो उत्पादन था वो बहुत निम्न था। ठीक है। दूसरा पॉइंट है अनिश्चितता की अधिक मात्रा। अनिश्चितता, अनिश्चितता क्या है पहले से डिपेंड, हमारे देश की जो कृषि थी उस पर अनिश्चितता ज्यादा थी, क्योंकि उस समय आजादी के समय हमारे पास सिंचाई का कोई स्थिर साधन नहीं था। हम ज्यादातर जो किसान थे वो वर्षा पे डिपेंड करते थे कि अगर वर्षा होगी तो हमारी खेती अच्छी हो जाएगी, और वर्षा नहीं हुई तो हमारी खेती अच्छी नहीं होगी। उस समय नदी वगैरह या तालाब वगैरह या ट्यूबवेल वगैरह का कोई जुगाड़ नहीं था, क्योंकि बिजली नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमें ज्यादातर बरसात पे ही निर्भर रहना होता था। अगर बरसात अच्छी हुई तो फसल अच्छी है, बरसात अच्छी नहीं है तो फसल अच्छी नहीं है, क्योंकि इसकी बरसात वर्षा पे निर्भर बहुत अधिक थी। अच्छी वर्षा का अर्थ है अच्छा उत्पादन, और कम वर्षा का मतलब है कम उत्पादन। तो ज्यादातर ये क्या था कि वो अनिश्चितता पे ही डिपेंड करते थे, और उस समय कुएं या नलकूप या ट्यूबवेल का कोई विस्तार करना संभव नहीं था। तीसरा पॉइंट है बेटा इसमें निर्वाह खेती का प्रभुत्व। मतलब ये कि हमारे देश के अंदर ज्यादातर जो किसान थे वो निर्वाह खेती ही करते थे, मतलब जीवन को जीने के लिए ही खेती की उत्पादन करते थे। उनके पास अगर वो बच जाता था तब जाकर वो उसे बेचते थे। मतलब अगर अधिशेष कोई बच गया, मतलब मान के चलो कोई किसान है, उसने 700 किलो कोई गेहूं उगाया और उसके घर पे खपत जो थी वो 600 किलो की है, तो अगर वो बच रहा है, पहले वो पूरा का पूरा घर के लिए यूज करेगा, और अगर वो बच रहा है तब वो बेचेगा। पर उस समय ज्यादातर जो किसानी थी वो घर के लिए होती थी, क्योंकि जितना ही उत्पादन करते थे उतना ही घर के लिए यूज होता था। आपको कि ज्यादा होता होगा, भाई देखो अगर ज्यादा होता भी था तो उसे जमींदार वगैरह जो थे वो अपने कब्जे में ले लेते थे लगान के रूप में, इसलिए उनके पास ज्यादातर जो खेती होती थी वो निर्वाही खेती होती थी, मतलब जीवन निर्वाह के लिए ही वो खेती करा करते थे, अपने अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। उसको बेचने बेचने का काम नहीं करते थे, वो व्यापार नहीं करते थे उसका। तो इसका पॉइंट लिखा है, कृषि को अधिकतर निर्वाह के साधन के रूप में ही लिया जाता था। जो कृषि है वो अधिकतर निर्वाही में रुके थे। निर्वाह खेती खेती का वह रूप है जिसमें फसलों का उत्पादन परिवार की मूल मूल मतलब जो जरूरी होती है उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता था। चौथा है भूमि के स्वामित्व जोतने वाले किसानों के बीच में खाई। अभी यहाँ पे क्या था कि आपको मैंने बताया कि ब्रिटिश सरकार ने सारे जो जमीन का मालिक जो था वो जमींदारों को बना दिया, और जमींदारों ने भूमिहीन किसानों से खेती बाड़ी करते थे। तो उनके बीच में बहुत बड़ी खाई बन गई थी, क्योंकि जो जमींदार थे वो किसानों से एक मोटी रकम में कर वसूला करते थे, और वो जो कर था उसमें से कुछ हिस्सा जो है ब्रिटिश सरकार को दे दिया करते थे। अब कर देने के बाद उन किसानों के पास बहुत कम ही पैसा बचता था, जिसके लिए या खेती बाड़ी का सामान बचता था जिसके लिए वो उनका जीवन निर्वाह करना भी बहुत कठिन हो जाता था, क्योंकि मोटी हिस्सा कौन था, वो जमींदार ले जाते थे। उसी लिए तो भूमि के स्वामी फसल के हिस्सेदार तो थे, किंतु उत्पादन की लागत में उनकी कोई हिस्सा नहीं होता था। हाँ, ये वाली बात बताना भूल गया मैं कि भाई जो किसानी जो उसमें किसान जो खेती बाड़ी करते थे उसमें वो मेहनत भी करते थे, पैसा भी लगाते थे, बीज भी खुद लेके आते थे, मतलब सब कुछ किसान का। पर और उसमें से मोटी रकम जो है वो जमींदार लेके चले आते थे, भूमि के स्वामी लेके चले आते थे। इसमें लिखा है भूमि के स्वामी फसल के हिस्सेदार तो थे, परंतु लागत में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी। भूस्वामी को एकमात्र उद्देश्य लगान आय को अधिकतम करना था, वो कैसे न कैसे करके लगान को बढ़ाते रहते थे।
भूमि पर खेती करने वाले किसानों को जो पारिश्रमिक प्राप्त होता था, उससे वे केवल अपना जीवन निर्वाह ही कठिन से कर पाते थे। मतलब उनके पास इतने पैसे नहीं बच पाते थे कि वो जीवन निर्वाह के अलावा भी कुछ कार्य कर सकें। इसलिए उन दोनों के बीच में बहुत बड़ी खाई खुदती हुई जा रही थी। फिर छोटी एवं खंडित जोतें, मतलब ये भी आजादी के समय था कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे किसान थे, उनके पास छोटी छोटी ही खेती हुआ करती थी भाई। मान के चलो दादा है, दादा के चार बेटे हैं, तो भाई खेती चार हिस्सों में बट गई। और उन बेटों के भी चार चार बेटे हैं, तो भाई ये भी हिस्से क्या है बेटा, चार चार हिस्सों में बट गई। इसलिए हमारे पास जो किसान थे उनके पास ज्यादातर छोटी खेती हुआ करती थी। जो एक छोटी खेती होती है उस पे लागत ज़्यादा आती है और उपज कम होती है, क्योंकि उस पे जब हम खेती करते हैं छोटी खेतों पे तो उस पे लागत ज़्यादा क्यों आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अपने घर पे एक टमाटर का पौधा लगाता हूँ, तो उस टमाटर के पौधे को सींचने में, पानी देने में, एक पौधे में मुझे काफ़ी पैसा कॉस्ट लगेगा। मैं लाऊंगा, गमले लाऊंगा, मिट्टी लाऊंगा, उसमें खाद डालूंगा, तब जाकर उसमें 3 से 4 टमाटर आएंगे, जबकि उस टमाटर की कॉस्ट उसको कैरिंग करने की कॉस्ट से बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए छोटी खेती पे लागत ज्यादा आती है और उपज जो होती है वो कम होती है। ठीक है। सिक्स पॉइंट है इसका बेटा, ब्रिटिश राज में भू राजस्व प्रणाली, जो कि हमने अभी जो पढ़ा था पॉइंट, उसमें पढ़ लिया था भू राजस्व प्रणाली क्या थी। उसमें क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, जितनी भी जमीन थी उसको जमींदारों को ही मालिक बना दिया, और जमींदारों को छूट दे दी कि वह किसानों से जितना मर्जी चाहे कर वसूल कर सकते हैं, बदले में हमें एक निश्चित राशि हमें कर के रूप में दे देंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि ब्रिटिश भू प्रणाली कैसी थी। भारत में ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की एक अनूठी प्रणाली को प्रस्तावित किया, जिसमें सरकार भूस्वामी तथा भूमि जोतने वाले किसानों के बीच एक त्रिकोणीय संबंध स्थापित हो गया। मतलब 3 तरह के संबंध हमने स्थापित कर दिए, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था। ब्रिटिश सरकार आपका, ठीक है, जमींदार और भूमिहीन किसान। सरकार ने सारी जो जमीन थी वो कह दिया, जमींदारों को उनका मालिक बना दिया, और किसानों से उन्हें छूट दे दी, जितना मर्जी भी टैक्स वसूल कर सकते हैं। और ये किसान मेहनत भी करेगा, पैसा भी लगाया, खेती भी करेगा, और उसके बदले मोटा मोटा कर जो है वो जमींदारों को दे देता था। और ये कर 80% से कम नहीं होता था, ये ध्यान रखना। और जमींदार क्या करते थे, उसे ब्रिटिश सरकार को एक फिक्स रेट पर, जो फिक्स रेट होता है उस पे वो उसको टैक्स दिया करते थे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे इसे भू राजस्व की जमींदारी प्रथा का नाम दिया गया। इसमें 3 पॉइंट थे। जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी स्वीकार कर लिया गया, जैसे मैंने बताया। जमींदारों को भू राजस्व से रूप में सरकार को एक निश्चित राशि, निश्चित मतलब पहले से फिक्स राशि जो थी वो जमा करानी होती थी। जमींदारों को स्वतंत्रता दी थी कि भूमि जोतने वाले किसानों से जितनी चाहे, मतलब जितनी भी चाहे वो राशि वसूल कर सकता है। और इसीलिए उस प्रणाली में हमारी जो खेती बाड़ी थी या किसानी थी, कृषि के अंदर ये प्रणाली भी एक विशेषता का रूप देती है। और दूसरा है बेटा कृषि का बाध्यकारी व्यापारीकरण। ये आपने जरूर सुना होगा कि अंग्रेज जो थे वो किसानों से नील की खेती कराते थे, अफीम की खेती कराते थे, जबकि किसान उसे करना नहीं चाहते थे, फिर भी वो कराते थे, क्योंकि अफीम महंगा बिकता था और नील जो है वो रंगने के काम आता था, ब्लीच वगैरह करने के काम आता था। तो किसानों से जबरदस्ती कराकर गेहूं और चावल की खेती बाड़ी ना करा के उनसे व्यापारिक खेती कराई जाती थी, इसमें नील है, जूट है, या फिर अफीम वगैरह का काम कराया जाता था। तो इसमें लिखा हुआ है किसानों को परंपरागत निर्वाह फसलों जैसे चावल गेहूं के स्थान पर व्यापारिक फसलें, जैसे विशेषकर नील, नील में बताया था ना ब्लीच के काम आती है, की खेती करने के लिए विवश किया जाता था। ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग में कपड़े को रंगने के लिए इसको बिरंजित, बिरंजित मतलब जो आपका ब्लीच होता है, करने के लिए नील का बहुत ज्यादा उपयोगी होता था। तो ये आपके 7 पॉइंट थे, इसमें से आप 5 पॉइंट भी अगर एग्जाम में लिख के आ जाते हो तो भी चल जाए। ओके बेटा, इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, यानी कि हम इसमें सिर्फ 3 ही टॉपिक को कवर कर पाए। स्वतंत्रता के समय कृषि क्षेत्र, जो उसके नेक्स्ट टॉपिक है वो अगली वीडियो में करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है इसके बारे में हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो उसे लाइक करेंगे, दोस्त के साथ शेयर करेंगे। और हाँ, अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि हम जब भी इकोनॉमिक्स की वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए बाय, अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके बाय।